हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंडिगो डाइस क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, उसमें नेचुरल डाइस क्या होता है, सिंथेटिक डाइस क्या होता है, तो और कौन कौन से कलर्स जो हैं डाई हैं जो यूरोप आए इंडिया से। तो इंडिगो के बारे में तो हम लोग ने डिटेल में जाना। अब पढ़ेंगे हमारा दूसरा डाई है मैडर, जिसे रेड कलर निकलता है, रेड डाई भी कहते हैं उसे। तो इसका सोर्स है रूट्स ऑफ मैडर प्लांट, जिसे बोलते हैं रूबिया टिंक्टोरम। मेन डाई कंपाउंड इसका क्या है, एलिजेरिन, जो जिससे ये रेड कलर कंपाउंड मिलता है हमें। तो इस प्लांट के रूट से ये सोर्स है, इस प्लांट के रूट से रेड कलर मिलता है। तो इसका ओरिजिन ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है, इंडिया में होता है, मिडिल ईस्ट में होता है, सेंट्रल एशिया में होता है। इंडिया में जो है मजिस्था एक प्लांट है जिसे रूबिया कॉर्डिफोलिया कहते हैं, वो मैडर प्लांट है। उसे यूज़ किया जाता है रेड कलर के लिए। और इसका क्या क्या यूज़ होता है, इसको कपड़े में रंगने के लिए होता है, रेड कलर देने के लिए या मैरून कलर देने के लिए। मेन डाई कंपाउंड तो एलिजेरिन है जिससे रेड कलर कंपाउंड होता है, और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे कि मैडर प्लांट को ग्रो किया जाता है ये सब जगहों में, कि इंडिया में, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट, ईस्ट टर्की में। और इसका रूट्स जो है इसको अलाउ किया जाता है, इसको 2 से 3 साल तक इसे मैच्योर होने दिया जाता है, इसके रूट्स को, इसके जड़ों को। और जब अच्छे से इसका मैच्योर हो जाता है तो उसे खोद कर उसे सुखाया जाता है, इसके जड़ को। और सुखाने के बाद सूखे हुए रूट्स को, उसको पाउडर बनाया जाता है, उसको फिर सोक किया जाता है पानी में और अल्कोहल में। इस तरह से क्या होता है कि हमें रेड डाई एलिजेरिन मिलता है, जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे, और उससे हम लोग कपड़े में कलर करते हैं। तो ये पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था मैडर का। तो मैडर जो है रेड डाई, इसका अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या रिलेशन है, तो ट्रेड एक्सपेंशन में क्या था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मैरी टाइम रूट ऑफ वैस्को डिगामा के डिस्कवर करने के बाद, जो उन्होंने सी रूट से डिस्कवर किया था इंडिया से यूरोप का, तो मैडर रूट्स और पाउडर जो है वो आने लगा डायरेक्टली यूरोप, इंडिया से, और मिडिल ईस्ट से वो डायरेक्ट आने लगा यूरोप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या था कि यूरोप में, स्पेशली नीदरलैंड्स, फ्रांस और इंग्लैंड में, वो वूल और कॉटन फैब्रिक्स, और इससे क्या था कि ये सब रंगने में काम आने लगा मैडर रेड डाई। और ये बहुत है, मैडर जो है वो कॉमन बन गया यूरोप में। कलर सिंबलिज्म क्या था कि रेड कलर जो है कंसिडर था एक प्रेस्टीज डाई से कंसिडर कर दिया गया था, रॉयल्टी के लिए, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के लिए, और चर्च रोप्स के लिए। रोप्स मतलब कि चर्च में एक रोप्स जो होता है वो लॉन्ग फ्लोइंग गॉन्स या कफ्तान बोलते हैं, उसे रोप्स कहा जाता है, जो लंबा गॉन टाइप का होता है कफ्तान। और उसी के लिए वो चर्च में जो लोग थे वो पहनते थे, वहाँ के क्रिश्चियन पहनते थे, प्रीस्ट मतलब क्रिश्चियन प्रिस्ट पहनते थे, बिशॉप्स और पोप्स पहनते थे। प्रिस्ट तो वही हो गया चर्च के रिलीजियस लीडर, बिशॉप्स हो गया कि चर्च का हेड, और पोप्स हो गया कि पूरी दुनिया में जो कैथोलिक्स का हेड है। तो ये सब जो है, इन सारे का ड्रेस जो था वो रेड कलर से था, रेड कलर का गॉन रहता था और मिलिट्री का यूनिफॉर्म रहता था। तो ये सब यूरोप में कॉमन हो गया इस रेड कलर को यूज़ करना। तो ये सब जो है स्पेशल क्लॉथिंग जो पहना जाता था क्रिश्चियन प्रिस्ट और बाइशप्स और पोप्स का, तो ये लोग तो रिलीजियस सेरेमनी में ये लोग का काम होता है, जैसे कि प्रेयर रिचुअल्स और चर्च के अंदर। तो वो लोग का ड्रेस था रेड कलर से। और इसका इकोनॉमिक रोल क्या था कि मैडर ट्रेड गिव अ ग्रेट बूस्ट टू यूरोप टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैडर के ट्रेडिंग से एक यूरोप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम वहाँ फैल गया, पूरा मैडर का पूरा ट्रेड फैल गया यूरोप में। लेटर फिर 17 से 18 सेंचुरी के बाद यूरोप के बॉटनिस्ट जो हैं वो अपने कॉलोनीज़ में भी मैडर का प्लांट ग्रो करने लगे। अब आता है हमारा तीसरा डाई, जो कि सैफरॉन है, जिसे येलो ऑरेंज डाई कहते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, सैफरॉन क्रोकस ये प्लांट का नाम है, क्रोकस सैटिवस इसका बायोलॉजिकल नेम है। ये उसके फ्लावर के स्टिग्मा से निकाला जाता था, और जो कि स्टिग्मा जो है वो रेड और थिन स्ट्रिंग कलर का होता था, रेड कलर का, और उसका पतला स्ट्रिंग जो है बीच में जो होता है फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उससे ही सैफरॉन येलो ऑरेंज डाई निकालते थे। और मेनली कश्मीर, इंडिया में, और ईरान और मेडिटेरेनियन रीजन, स्पेन और ग्रीस में ये ग्रो किया जाता था। और इसका यूज़ जो है वो कलर में यूज़ होता था, खाने की चीज़ों में दिया जाता था, और इससे मेडिसिन भी बनाए जाते थे। मेन डाई इसका कंपाउंड जो है, इसका कंपाउंड जो है वो क्रोकिन है, जिससे ही उसी से हमें येलो ऑरेंज कलर मिलता था। इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है कि सैफरॉन प्लांट जो है प्रोड्यूस किया जाता था सैफरॉन प्लांट जो है ऑटम के सीज़न में फ्लावर प्रोड्यूस करता था, जिससे कि 3 रेड स्टिग्मा को अगर हम लें उस प्लांट से,
3 रेड स्टिग्मा वेयर टेकन आउट फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच फ्लावर। हर फ्लावर के बीच से 3 रेड स्टिग्मा अगर लिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, तो उस वो जो स्टिग्मा है उसको सुखाया जाए, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ तो द स्टिग्मा वेयर ड्राई इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ हार्डवर्क। इसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। तो 1.5 लाख फ्लावर्स को अगर मिला के उससे सारे उसका स्टिग्मा यूज़ किया जाए तो उससे 1 किलो सैफरॉन बनता था। तो ये जो स्टिग्मा है वो येलो ऑरेंज कलर रिलीज़ करता है, जो कि वो डाई बन जाता है। मतलब ये जो स्टिग्मा है ये येलो ऑरेंज कलर का डाई रिलीज़ करता है, जिसे पानी में डाल के वो एक डाई रिलीज़ करता है इस कलर का। तो ये इसका अर्ली मॉडर्न पीरियड में क्या यूज़ था कि सैफरॉन जो है बहुत पॉपुलर हो गया यूरोप में। क्रूसेड्स के बाद जो क्रूसेड्स लोग जो थे, मैंने क्रूसेड्स के बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्रूसेड्स कौन होते हैं। तो वो लोग जब यूरोप लौटे थे तो वो लोग ने ये सब सामान लेके गए थे, तो यूरोप में फिर ये सैफरॉन पॉपुलर हो गया और इसका डिमांड बढ़ने लगा धीरे धीरे अर्ली मॉडर्न पीरियड में। स्पेन बिकम द मेन। स्पेन में जो है सैफरॉन प्रोड्यूस होता था, यूरोप में वो आता था। तो इसीलिए स्पेन जो है वो मेन सैफरॉन प्रोड्यूसर था यूरोप के लिए, और सैफरॉन कल्टीवेशन जो है पॉसिबल था। स्पेन के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सैफरॉन का कल्टीवेशन भी स्पेन में होता था। तो सैफरॉन को यूज़ किया जाता था डाई से, स्पाइस और मेडिसिन, ये तीनों चीज़ में यूज़ होता था। कि रॉयल और लग्जरी गारमेंट्स में डाई किया जाता था। स्पाइसेस मतलब कि फूड में जैसे पुलाव या बिरयानी ये सब में दिया जाता है ना सैफरॉन कलर। तो और मेडिसिन में हो गया हर्बल ट्रीटमेंट, और प्लेग और डिजीज़ जितने भी बीमारी हैं उसके मेडिसिन में ये यूज़ होता था। सैफरॉन वॉज कंसिडर्ड एज वैल्यूबल एज गोल्ड ड्यू टू इट्स रेयरिटी एंड हाई प्राइस। इसका प्राइस इतना हाई था, ये इतना रेयर था कि इसका सोने के भाव जैसा इसे कंसिडर किया गया था। अब अदर नेचुरल कलर्स में आता है टर्मरिक, हल्दी, जो येलो डाई देता है। इसका सोर्स है कुरकुमा लौंगा, टर्मरिक प्लांट है ये एक, कुरकुमा लौंगा, और ये जो है जिंजर फैमिली का एक पार्ट है। इसका ओरिजिन है इंडिया, साउथ एशिया में। मोस्ट एंशियंट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये। इसका इंडिया और साउथ एशिया में ग्रो होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है कि राइजोम, रूट और ट्यूबर होता है राइजोम जो है उसका, टर्मरिक प्लांट का जो रूट है उसको सुखाया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है, और फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये पिगमेंट कुरकुमिन, जो हमें ब्राइट येलो डाई देता है। इसका यूज़ होता है कॉटन और सिल्क को कलर करने में, और रोप्स को येलो कलर करने में। नेचर येलो कलर जो है वो फूड में भी यूज़ होता है। और आयुर्वेदा में क्या है कि टर्मरिक को यूज़ किया जाता है एक एंटीसेप्टिक के जैसा और एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसा यूज़ होता है आयुर्वेदा में। टर्मरिक जो है वो रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी हो गया इंडियन वेडिंग्स और फेस्टिवल में। तो ये सब चीज़ों में क्या है कि ये यूज़ होने लगा। अब एक और नेचुरल कलर है, वो है हिना, मेहंदी, जो रेड, ऑरेंज और ब्राउन कलर देता है। इसका सोर्स है, ये किस प्लांट से आता है, ये लसोनिया इनर्मिस हिना प्लांट है। इसका ओरिजिन मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया में है ये। इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, द लीव्स ऑफ द हिना प्लांट आर ड्राइड एंड मेड इनटू ए फाइन पाउडर। हिना प्लांट के पत्तों को सुखा के उसे फाइन पाउडर बनाया जाता है, और ये पाउडर में लहसुन पिगमेंट होता है जो हमें रेडिश ब्राउन कलर का देता है, जो स्किन में हमें हो जाता है, लगाते हैं जब मेहंदी, तो इसीलिए स्किन में ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। फिर वूल में और सिल्क में ये सब कलर आ जाता है। इसका यूज़ है कि फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में मेहंदी लगाने में काम आता है, और कपड़ों को रंगने में वूल और सिल्क में, और नेचुरल हेयर कलर और कंडीशनिंग में काम आता है। और जितना भी ट्रेडिशनल है मेडिसिन, जैसे कूलिंग इफेक्ट देता है मेहंदी लगा के, बहुत तरह का बीमारी से ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ये एक मेडिसिन जैसा भी यूज़ होता है। तो इम्पैक्ट क्या है इसका यूरोप में, ट्रेड बाउट ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स एंड ब्राइट कलर्स इन यूरोप। इससे ट्रेड, ये सारे कलर्स को ट्रेड करने से यूरोप में क्या है कि हर तरह का कलर्स, ब्राइट कलर्स आए, और हर तरह का फैब्रिक्स का एक वैरायटी आ गया यूरोप में। रिच पीपल जो हैं वो पहनने लगे फैशनेबल, और ज़्यादा वो फैशनेबल हो गए ये सब क्लॉथ को पहन के, जैसे कि सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेड और कलरफुल जितना भी सारे रंग जो आने लगे यूरोप, तो कलरफुल ड्रेस मिलने लगा यूरोप के लोगों को, तो वो लोग ने ये सब पहनना शुरू कर दिया। इससे क्या है कि क्लॉथ यूरोप में क्या है कि एक सोशल स्टेटस हो गया कि गरीब लोग जो हैं उनको अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता था, तो वो लोग अपने हिसाब से पहनते थे, और अमीर लोग जो एफर्ट कर सकते थे उतना महंगा महंगा कपड़ा, कलरफुल कपड़ा, और तो वो लोग अपना सोशल स्टेटस दिखाते थे, अमीर लोग अपना। तो सिल्क क्या था कि शाइनिंग और सॉफ्ट फैब्रिक होता था जो रॉयल लुक देता था, तो ये रिच पीपल लोग इसे पहना करते थे। वेलवेट जो है वो स्लाइटली थिक होता है लेकिन लग्जरी फैब्रिक है, तो ये विद अ रेस सरफेस गिव अ सॉफ्ट एंड शाइन देता था, तो रिच लोग यही सब कपड़ा पहना करते थे। ब्रोकेड पहनते थे। ब्रोकेड में क्या होता है कि एक डेकोरेटिव सिल्क फाइबर होता है, डिज़ाइन टाइप का बुना जाता है, जो गोल्डन और सिल्वर थ्रेड होता है, वो बॉर्डर टाइप का। फिर ये सब लोग
क्या करते थे, रिच पीपल जो है गॉन पहनते थे, डॉपलेट्स मतलब जैकेट टाइप पहनते थे, रॉयल ड्रेस पहनते थे, ये सब फैब्रिक से बना के। तो ये सब रिच लोगों का पहनावा था। क्लॉथ यूज ब्राइट कलर, क्लॉथ में ब्राइट कलर यूज़ किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी होता था, ऑर्नामेंट होता था। ये सब एक सिंबल हो गया था एक रिच लोगों के स्टेटस और वेल्थ का। This developed the fashion industry in Europe and embroidery, dyeing, tailoring in clothes improved a lot. ये सब पूरा इम्प्रूव कर गया था यूरोप में, पूरा फैशन इंडस्ट्री हर चीज़ों में इम्प्रूव करने लगा। पुअर पीपल क्लॉथिंग, पुअर लोगों का कपड़ा क्या था कि वो तो पहनते थे अच्छा ही फैब्रिक, लेकिन थोड़ा चीप टाइप का क्वालिटी होता था कॉटन का, और उनका जो क्लॉथ्स है सिल्क भी रहता था। तो वो उनके लिए तब भी सिल्क बहुत लग्जरी था, क्योंकि सिल्क जो है सॉफ्ट रहता था, तो वो सिल्क थोड़ा कॉस्टली हुआ करता था। और पुअर लोग क्या करते थे कि उनके पास कैपेसिटी नहीं था एक्सपेंसिव फैब्रिक खरीदने का, तो उनके कपड़े जो थे वो सिंपल और रफ़ टाइप के होते थे। वूल अगर वो जो पहनते थे तो कॉमन रहता था, वार्म रहता था और स्लाइटली खुरदुरा रहता था, कोर्स टाइप का रहता था। और हेम्प से क्या होता था कि उससे भी वो अपना रफ़ फाइबर, हेम्प एक प्लांट से लिया जाता है, वो फाइबर होता है, वो रफ़ टाइप का फाइबर उससे बनाते थे, और उसी से वो चीप और हार्ड टाइप का कपड़ा पहना करते थे। कोर्स लिनन हो गया, फ्लैक्स से जो लिनन बनाया जाता है, तो उस फैब्रिक को पहनते थे, उसका भी थोड़ा क्वालिटी रफ़ रहता था। और पुअर पीपल लोग क्या करते थे कि ज़्यादातर जो उनका कपड़ा होता था वो ब्राउन, ग्रे और डल टाइप का कलर होता था, और नेचुरल डाइज नहीं होता था उसमें, क्योंकि नेचुरल डाइज जो उस समय थे यूरोप में वो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो यहाँ पर जो हेम्प के बारे में आया, तो हेम्प प्लांट का थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हेम्प प्लांट से कैसे फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है, तो क्लॉथिंग मटेरियल में इसका क्या यूज़ है। तो इसका कल्टीवेशन क्या है, वेल ड्रेन लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है। हेम्प प्लांट को जब उगाया जाता है मिट्टी में, तो उसके लिए वेल ड्रेन लोमी सॉइल सही होता है। मतलब कि वेल ड्रेन लोमी मतलब कि मिट्टी में पानी ज़्यादा रुके ना, वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, उसका वाटर होल्डिंग बैलेंस होना चाहिए। और लोमी सॉइल वही कि जिसमें कि सैंड, सिल्ट और क्ले सॉइल का मिक्सचर हो अच्छे से, जिससे कि प्लांट अच्छा ग्रो कर सके। तो ऐसा सॉइल होना चाहिए हेम्प प्लांट में। सीड्स को जो है डायरेक्टली बो दिया जाता था फील्ड में, हेम्प प्लांट के सीड्स को, और प्लांट जो है वो 3 से 4 महीने में रेडी हो जाता था। क्वालिटी ऑफ द फाइबर इज़ बेस्ट व्हेन द प्लांट इन द प्री फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावर आने से पहले का प्लांट का क्वालिटी का जो फाइबर है वो अच्छा होता था, मतलब फूल आने से पहले वो जो प्लांट का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता था, इसीलिए प्लांट को काट दिया जाता था फूल आने से पहले। द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ इन द प्री फ्लावरिंग स्टेज। अब उसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, उसको कैसा क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट मिलना चाहिए। तो टेम्परेचर उसे 15 डिग्री से 27 डिग्री मिलना चाहिए। रेनफॉल उसे 60 से 100 सेंटीमीटर मॉडरेट रेनफॉल सही है उसके लिए। सनलाइट से क्या होगा कि वो अच्छे से ग्रो करेगा, जब उस पर धूप पड़ेगा, वार्म क्लाइमेट उसे मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए वो अच्छा होता है। मतलब कि ट्रॉपिकल मतलब हमेशा गर्म भी रहे और नमी भी रहे, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी मिले तब भी उसके लिए सही है, और सर्दी में थोड़ा ठंडा भी रहे। तो ये सब रीजन क्लाइमेट इसे झेल लेता है। इस क्लाइमेट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, इस प्लांट के स्टेम से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके फाइबर को इसके प्लांट के स्टेम से। तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करता है, जब वो जो फ्लावर का स्टेज आने से पहले जब उस प्लांट को हार्वेस्ट कर दिया जाता है, प्लांट को जो तोड़ दिया जाता है, तो उसके प्लांट के स्टेम को पानी में डुबा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद द स्टेम ऑफ द प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर, दिस इज़ कॉल्ड रेटिंग प्रोसेस। मतलब कि या तो उसे रिवर में डाल दो, पॉन्ड या टैंक में जाके, उससे प्लांट के स्टेम को इमर्स कर दिया जाता है। आफ्टर स्टेइंग इन वाटर फॉर मेनी डेज, 7 से 20 दिन तक जब वो पानी में रह जाता है, तो उसके बाद उसे निकाल दिया जाता है, और उसके स्टेम के अंदर जो पित और बार्क है, मतलब गूदा और उसका छाल जो है, उस स्टॉक में वो सड़ जाता है। और फिर मतलब कि सॉफ्ट पानी में जो सॉफ्ट हो जाता है ना, उससे ये दोनों सड़ जाता है, उसके अंदर का जो पित और बार्क है स्टॉक के अंदर का। फिर उसके बाद क्या होता है कि इससे फाइबर आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये रेटिंग जो प्रोसेस होता है, जो पानी में डुबा के रखने वाला, ये 4 तरह का प्रोसेस किया जा सकता है। चाहे तो वाटर रेटिंग करें, ड्यू रेटिंग, केमिकल या एंजाइमेटिक रेटिंग करें। वाटर रेटिंग में क्या करते हैं कि वही पानी में, रिवर, टैंक और पॉन्ड्स में डुबा के इसके पित और बार को सड़ाया जाता है ताकि फाइबर आसानी से निकले। और ड्यू रेटिंग भी कर सकते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उसको फील्ड में छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपने आप मॉइस्चर से वो उसका सड़ जाए उसका। और केमिकल क्या करते हैं कि उसमें केमिकल देके उसके पित और बार को सड़ाया जाता है, अल्कली और एसिड को दे करके, ताकि वो तुरंत मेल्ट कर जाए। एंजाइमेटिक रेटिंग में क्या होता है कि उसके फाइबर को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मॉडर्न मेथड है ये, एंजाइम्स की मदद से उसके फाइबर को अलग किया जाता है।
उसके बाद ब्रेकिंग और बीटिंग मेथड होता है। रेटिंग जो प्रोसेस हो गया उसके बाद क्या करते हैं, वो स्टॉक्स को निकाला जाता है पानी से और वो उसको हल्का सा सुखाया जाता है ताकि उसे अच्छे से यूज़ किया जाए। हल्का सा सूख जाए तो उसके बाद उसे क्रश किया जाता है, बीट किया जाता है, पीटा जाता है और उसको प्रेस किया जाता है हाथ से या मशीन से। इससे क्या होता है कि वुडी पोर्शन और फाइबर जो है दोनों सेपरेट हो जाता है। उसके बाद स्ट्रिपिंग प्रोसेस किया जाता है। नाउ द बार्क ऑफ द सॉफ्टेन स्टॉक इज पुल्ड आउट बाय हैंड्स और ए टूल। उसको हाथों से या टूल की मदद से उस स्टॉक के बार्क को पुल किया जाता है। उसके पुल करने के बाद उसको मतलब छीला जाता है। जो स्टेम का जो स्टॉक का जो बार्क है उसको छीला जाता है। जब सॉफ्ट हो जाने के बाद क्या होता है कि उसको आसानी से छील दिया जाता है हाथों से या टूल की मदद से। फिर ये क्या होता है कि एक लंबा और स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑफ हेम्प जो है ये हमें मिल जाता है। उसके बाद क्या, जब ये स्ट्रॉन्ग फाइबर जब हेम्प का मिल गया तो उसे वाश किया जाता है। मतलब कि एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स आर थ्रोली वाश्ड विथ वाटर टू रिमूव डर्ट और ओडोर। जितना भी गंदगी और जितना भी डर्ट है सारे को रिमूव करने के लिए उसे अच्छे से धोया जाता है उस फाइबर्स को। फिर उसे धूप में सुखा के ताकि वो सड़े ना, उसे अच्छे से सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसको कॉम्ब कंघी किया जाता है सूखे हुए फाइबर को, ताकि जितना भी छोटा और टूटा हुआ फाइबर्स है वो अलग हो जाए और सारा फाइबर सॉफ्ट और एक जैसा हो जाए। फिर फाइनल प्रोडक्ट होता है कि इसी फाइबर को रेडी किया जाता है, स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है, इससे यार्न बनाया जाता है और यार्न करने के बाद हम इससे हेम्प फाइबर से क्लॉथ बनाते हैं, रोप बनाते हैं, नेट और सैक्स बनाने में यूज़ होता है। तो इसका शॉर्ट समरी यही कि पहले हार्वेस्टिंग होगा, फिर रेटिंग होगा, फिर ब्रेकिंग, फिर स्ट्रिपिंग छीला जाता है, फिर वॉशिंग एंड ड्राइंग, फिर कॉम्बिंग और फिर लास्ट में स्पिनिंग और उसके बाद यार्न और फिर क्लॉथ। तो ये पूरा हेम्प का प्रोसेस था कि हेम्प प्लांट का क्या एक्सट्रैक्शन है। तो आज हम लोग ने डाई के बारे में पढ़ा, नेचुरल डाइस क्या होता है। अब तक हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा कि इसका अर्ली ह्यूमन एरा प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या है, फिर इसका डिस्कवरी ऑफ फाइबर्स पढ़ा, फिर थर्ड नंबर में एंशियंट सिविलाइजेशन पढ़ा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के बारे में, फोर्थ नंबर में मिडिवल पीरियड पढ़ा क्लॉथिंग ऑफ हिस्ट्री के बारे में, और फिफ्थ नंबर में रिनेसेंस और अर्ली मॉडर्न पीरियड जिसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग ने जाना था कि इसका वैस्को डी गामा का जर्नी, इसका कलर, इसका कैसे कैसे यूरोप में आया। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के डिटेल में। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।